हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल का ही कंटिन्यूटी है। और कल मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म माने धार्मिक और सामाजिक सुधार जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ, उसके बारे में हमने आपको कुछ बातें बताई थी। तो दोस्तों, इस रिफॉर्म मूवमेंट के रीजन क्या थे? पहला, प्रिविलेंस ऑफ ब्रिटिश रूल। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों बोला ब्रिटिश रूल? क्योंकि ये जो ब्रिटिश रूल था वो आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर इसने कब्जा कर लिया था। इसकी शुरुआत 1757 ईस्वी बैटल ऑफ पलासी से शुरू हुआ और धीरे धीरे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में इसने पूरी तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये जो सूबा था उसको अपने कब्जे में कर लिया। और 1800 ईस्वी आते आते इसने माने लगभग 50 साल के दरमियान इसने मैसूर, हैदराबाद और देश के अन्य भागों पर सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से माने सहायक संधि के माध्यम से इसने क्या किया, पूरे देश पर अपना शिकंजा कस दिया। और दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने हमारे देश के आम जनता पर अत्याचार, जुल्म, सितम करना जारी रखा और जिसके कारण से हिंदुस्तान के अधिकांश जनता बदहाली का शिकार हो गया। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति स्टैग्नेंट हो गया था, मतलब उसमें विकास अवरुद्ध हो गया था। विकास अवरुद्ध क्यों हुआ था? इसका कारण मैंने आपको बताया था कि जब मुगलों का पतन हो गया, बहुत सारे राजा रजवाड़े की उत्पत्ति हुई, नवाब की उत्पत्ति हुई, बंगाल, अवध, हैदराबाद, पंजाब, राजपूताना, ये सारे सूबा मुगल साम्राज्य से पृथक हो गए। और जिसके कारण से हम क्या देखते हैं कि जो आर्थिक जो विकास था उस पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि सन 1700 ईस्वी में हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो था 22% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी और चाइना का कितना था? 24%। तो दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना दोनों मिलाकर के पूरे विश्व का आधा जीडीपी पर उनका कब्जा था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान कितना प्रॉस्पेरस या कितना वैभवशाली देश था। लेकिन बाद के वर्षों में 18वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं कि जब मुगलों का पतन हो गया, बहुत सारे राजा राजवाड़ों की उत्पत्ति हो गई। नादिर शाह का 1739 ईस्वी में अटैक हुआ, दिल्ली को लूटा गया, खसोटा गया। खुद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह नादिर शाह के चरणों पर लेटा हुआ था। 1761 में तृतीय पानीपत युद्ध में मराठाओं की हार हुई और लगभग 1 लाख से ज्यादा मराठे सैनिक मारे गए। और ये जो अहमद शाह अब्दाली की सेना ने पंजाब में, दिल्ली में जबरदस्त लूट खसोट किया। और इसी तरह से अंग्रेजों ने 1757 में पलासी युद्ध में वहां के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। बैटल ग्राउंड में ही उसकी हत्या हुई। और उसके बाद 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक जो द्वैत शासन रहा, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, पूरी बंगाल को उन लोगों ने लूटा, खसोटा। और ये द्वैत शासन जो है वो पूरे बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, हम लोग 18वीं शताब्दी में क्या देखते हैं कि जो आर्थिक स्थिति है वो स्टेगनेंट हो गया था। लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति उतनी कमजोर नहीं हुई थी जैसा कि अंग्रेजों ने 1947 में जब वो इस देश को छोड़ा
तो उससे बेहतर स्थिति में हमारा भारत देश था। तो दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल या ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ? ये जो अंग्रेज अधिकारी थे हिंदुस्तानी पर अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे, उनके धर्म के मामलों में, उनके सामाजिक मामलों में वो व्यंग कसते थे। ऊंचे 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 पदों पर अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए थे, निम्न पदों पर हिंदुस्तानी लोगों को रखा गया था और उनमें एक रेशियल सुपीरियरिटी की भावना थी कि हम लोग जो हैं सुपीरियर क्लास के लोग हैं, और इसलिए उन्होंने व्हाइट मैन बर्डन्स का थ्योरी दिया कि जिसके तहत में उन्होंने कहा कि हम लोगों का काम है कि हम जो है हिंदुस्तानियों को सिविलाइज करें, उनको सभ्य बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो बारबेरियन हैं, असभ्य हैं। तो इस तरह की भावना के साथ में अंग्रेज हिंदुस्तान में शासन करने के लिए आए। और दूसरा कारण दोस्तों क्या है? इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। जब अंग्रेज यहां आए तो उसके बाद अपने जो राजकाज चलाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। बहुत सारे हिंदुस्तानी अंग्रेजी भाषा सीखा, क्योंकि अंग्रेजों के पास में इतने ज़्यादा तादाद में कर्मचारी नहीं थे ताकि वो अपने शासन प्रशासन खुद कर सकें। तो हाई लेवल पर तो उन्होंने अपने बिरादरी वालों को रखा, यूरोपियन वालों को रखा, लेकिन जो निचला स्तर का जो पद था वो हिंदुस्तानियों को उन्होंने दिया, और उसके लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी था। तो दोस्तों, अब अंग्रेजों के आने से हम क्या देखते हैं? एक राइज ऑफ मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। आप इसको प्रोफेशनल क्लास भी कह सकते हैं। और जो ये कोई ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड क्लास नहीं था, बल्कि दोज पर्सन्स हु वेर एंगेज विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल क्लास की उत्पत्ति हुई, और ये क्लास जो था मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग जिसको कहते हैं, वो पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी जो संस्कृति थी उसका उस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। और पश्चिमी संस्कृति क्या थी कि उन्होंने देखा था कि फ्रांस की क्रांति में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा बुलंद किया गया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि स्पेनिश और पुर्तगाली का जो कॉलोनीज था लैटिन अमेरिका में, जिसको कि साउथ अमेरिका आजकल बोलते हैं, जिसमें कि अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह देश आते हैं, जो स्पेन और पुर्तगाल के कॉलोनीज थे। वहां पर 18वीं शताब्दी के शुरुआत में जबरदस्त आंदोलन हुए, और 1820 आते आते ये सारे देश जो है स्पेनिश और पुर्तगाली गवर्नमेंट से आजाद हो गए। इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, आयरलैंड किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुआ। तो ये सारे आंदोलन हुए पश्चिमी देशों में। और फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 ईस्वी में हुआ, और जिसके कारण से अंग्रेजी शासन को उन्होंने शिकस्त दिया, और फिर एक प्रजातांत्रिक देश की उत्पत्ति हुई जिसको कि आजकल यूएसए कहा जाता है। तो हमारे देश के जो बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, जो अब अंग्रेजी माध्यम के कारण से विश्व के घटना पलट पर उनका ध्यान था, वो एक एक परिवर्तन से वाकिफ थे। तो ये सारी जो तब्दीली हुई, ये जो परिवर्तन हुए विश्व के रंगमंच पर या विभिन्न पश्चिमी देशों में, और जहां पर कि राष्ट्रवाद का और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहते हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति का मूल मंत्र था, और उसके बाद में अमेरिकन संविधान का मूल मंत्र क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर, माने शक्तियों का पृथक्करण, माने एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर,
माने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों में शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन, ये सिद्धांत उन्होंने अमेरिकन संविधान में प्रतिपादित किया, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, ये जो मिडिल क्लास की जो उत्पत्ति हुई और उस पर जो पश्चिमी देशों का जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण से हम क्या देखते हैं कि एक नई जागरूकता हमारे देश के मध्यम वर्ग में उत्पन्न हुआ और अब वो दकियानुसी विचारों और जो पुरानपंथी जो विचारधारा थे उसको वो फेंक देना चाहता था। और आप जानते हैं कि उस समय में हमारा देश जो हमारा देश का जो समाज था, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे वो मुसलमान समाज हो या सिख समाज हो या और अन्य कोई समाज हो, वहां पर हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कुरीति, विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो बुराइयां हैं वो समाज को बर्बाद कर रही थी। सुपरस्टिशन का, माने अंधविश्वास का बोलबाला था। छोटे छोटे बच्चों को शादी करा दी जाती थी। जाति प्रथा बहुत ज्यादा कठोर हो गया था। एक ही गांव में रहते हुए भी विभिन्न जाति के लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते थे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि समाज जो है पूरी तरह से विखंडित हो गया था। तो ऐसा समाज अंग्रेजों के लिए बड़ा मुफीद था, क्योंकि जब हम एक नहीं होंगे, जब हिंदुस्तानी समाज टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों के लिए शासन प्रशासन चलाना बहुत आसान काम हो गया था। और इसीलिए मुट्ठी भर अंग्रेजों ने बार बार हिंदुस्तानियों को 200 वर्षों के अंतराल में उन्होंने हराया। क्यों? क्योंकि मात्र 5% या 10% हिंदुस्तानी ही अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, बाकी लोग को कोई लेना देना नहीं रहा। सबसे ज्यादा जो विद्रोह किया वो ट्राइबल लोगों ने किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो कुरीति थी, जो चाइल्ड मैरिज था, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना, गुलामी प्रथा, जाति प्रथा, विधवा महिलाओं की तंगहाली, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाना, ये सारी जो कुरीति थी उसको दूर करने का काम हमारे समाज सुधारकों ने किया। और दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले मैंने आपको ब्रह्मो समाज के बारे में बताया था, और जो राजा राम मोहन राय, उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और वो क्यों? कि उन्होंने हिंदुस्तान, खास करके हिंदू समाज पर उन्होंने जबरदस्त चोट पहुंचाया। हिंदू समाज से वो अलग नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज में जो फैली हुई कुरीतियां थी उस पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने मोनोथिज्म, जो एकेश्वरवाद है, उसका थ्योरी या सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने अवतार की थ्योरी, जिसे इनकार्नेशन की थ्योरी कहते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसी तरह से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, कर्म के सिद्धांत को भी उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। और विभिन्न जो देवी देवता के पूजा करने के बदले में सिर्फ उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जो गॉड है, मोनोथिज्म, माने वन गॉड, उसे हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ऑल पावरफुल है, वो अदृश्य है। इस तरह से उन्होंने हिंदू समाज में क्रांति लाने का प्रयास किया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेज हुकूमत पर यह दबाव डाला कि जो हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं, जो विदेश जो भेजे जा रहे हैं,
लेकिन इंग्लैंड में तो बहुत जबरदस्त वहां पर कस्टम लगाई जाती है, लेकिन इंग्लैंड का सामान जब हिंदुस्तान आता है तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती। तो इससे क्या हो रहा है कि हिंदुस्तानी सामान और यहां के जो व्यापारी हूं उसको जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसका उन्होंने विरोध किया। जमींदार या तालुकेदार जो बहुत ज्यादा किसानों से रेंट वसूल करते थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो इस तरह से उनका जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय योगदान है। दोस्तों, इसके बाद में यंग बंगाल मूवमेंट, राम मोहन राय के द्वारा जो प्रतिपादित जो ब्रह्मो समाज का जो थ्योरी था, उसी को आगे बढ़ाने का काम यंग बंगाल मूवमेंट के द्वारा 1820 से लेकर 1830 ईस्वी के बीच में किया गया था। और इसके जो सबसे बड़े जो झंडा बरदार थे, उनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। और दोस्तों, ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे और फ्रांस की क्रांति से पूरी तरह से ओतप्रोत थे, उसके विचारों से ओतप्रोत थे, रेडिकल व्यूज से ओतप्रोत थे। और वह चाहते थे कि समाज में जो भी बुराइयां हैं, खास करके हिंदू समाज में, उसको दुरुस्त करने का काम उनको दूर किया जाए। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो जातिवाद जो बहुत जबरदस्त रूप से समाज में घुस गया है, उन सारे जो कुरीति जो हैं उनको दूर करने का उनका जबरदस्त प्रयास था। और इस तरह से यंग बंगाल मूवमेंट ने ब्रह्मो समाज के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इनका जो इंपैक्ट था, जो इनका जो प्रभाव था, वो बहुत ही सीमित था। और सीमित कैसे था कि इनके जो आंदोलन थे यंग बंगाल मूवमेंट के, वो हायर मिडिल क्लास या अपर क्लास से नीचे नहीं आ पाया। ये किसानों तक नहीं पहुंच पाए, मासेस तक नहीं पहुंच पाए। और जिसके कारण से जो इनके जो टेक्निक था आंदोलन करने का, वो भी प्रैक्टिकल नहीं था, बुकिश नॉलेज पर आधारित था। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी ये जरूर कहा जा सकता है कि यंग बंगाल मूवमेंट ने बंगाल में एक क्रांतिकारी कदम उठाया और इसका बाद के वर्षों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों, ये संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। 1850 ईस्वी में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल हुए थे और बेथुन स्कूल जो 1849 में महिलाओं के शिक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित था, उसके भी ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसके सेक्रेटरी थे। तो इनके अथक प्रयास से सबसे पहले अंग्रेज ने 1856 में विडो रीमैरेज, विधवा पुनर्विवाह एक्ट, यह पास किया था। हालांकि इस एक्ट का धरातल पर बहुत ज्यादा असर तत्काल में तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे 40-50 साल के बाद में इस एक्ट का प्रभाव सामने आता गया और जो विधवा महिलाएं नारकीय जीवन व्यतीत करती थीं के स्थिति में सुधार होने लगा। एक तो इनका यह कंट्रीब्यूशन है और दूसरा महिलाओं के शिक्षा के लिए वो पूरी तरह से तत्पर रहे। और तीसरा जो कंट्रीब्यूशन है, जो संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मणों के लिए एक मोनोपोली हो गया था, उसको उन्होंने सभी के लिए खोल दिया। तो दोस्तों, उन्होंने इसके लिए संस्कृत के लिए ग्रामर खुद लिखा और संस्कृत पढ़ाने लिखाने का जो स्टाइल है उसमें
बहुत सारा परिवर्तन किए। और इसका परिणाम क्या हुआ? जो संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मणों के लिए केवल एकाधिकार की भाषा रह गई थी, उसको बहुत सारे अन्य जातियों के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले थे, जो इच्छुक थे, उनके लिए उसका दरवाजा खोला गया। तो ये 3 कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अभी तो मैंने बंगाल के बारे में बताया, अब महाराष्ट्र में भी हम क्या देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार हुआ। बाल शास्त्री जाम्भेकर के नेतृत्व में उन्होंने सबसे पहले दर्पण नामक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया, और उसके बाद में उन्होंने दिग्दर्शन, ये 2 पत्र उन्होंने निकाले, और जिसमें उन्होंने समाज में जो जो कुरीतियां थी, जो कमियां थी, उसको उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। बॉम्बे, पूना और उसके आसपास के इलाकों में, और इस तरह से उन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी ये भी खोला, और इस तरह से उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार का भी काम किया। उसके एलिफेस्टन कॉलेज में वो खुद हिंदी के प्रोफेसर थे। तो इस तरह से उन्होंने इतिहास और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ जो है, उन्होंने साइंटिफिक सब्जेक्ट माने वैज्ञानिक जो विषय वस्तु है, उस पर भी पठन पाठन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। धर्म सभा बाय राधाकांत देव, ये धर्म सभा जो है 1830 में एडी, इसकी स्थापना किया राधाकांत देव ने। ये क्यों किया गया? ये इन्होंने स्थापना किया ब्रह्मो समाज के काट में, उसके विरोध में, और जो सनातन जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, उसको उन्होंने बचाव करने का प्रयास किया। इवन सती सिस्टम जो चल रहा था, उसका भी बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन वो पश्चिमी जो शिक्षा पद्धति था उसका विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन जो हिंदू धर्म जो प्रचलन में उस समय में था, उसके बचाव के लिए उन्होंने धर्म सभा का संगठन किया। भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना दोस्तों 1902 में हुई, और ये कट्टरवादियों का संगठन था। जो हिंदू धर्म के जो कट्टरवादी लोग थे, उसका ऑल इंडिया संगठन था, जिसका कि जो हेडक्वार्टर था वो था वाराणसी, और इसके सबसे बड़े जो प्रवर्तक थे वो मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों, ये जो भारत धर्म महामंडल की जो स्थापना हुई, वो आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, या जो रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के द्वारा जो सुधार कार्यक्रम जो किए गए उत्तर भारत में, तो इसके विरोध में भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1902 में की गई थी, और यह कट्टरपंथियों का संगठन था। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट समाज सुधारक हुए, जिसका नाम था ज्योतिबा फूले, और इनके संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज। यह महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव संगठन था, और जिसने जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, उनको वेस्टर्नाइज करने का काम, उनको मॉडर्नाइज करने का काम इस संगठन के द्वारा जोर शोर से किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके महिला के शिक्षा के क्षेत्र में इनका जबरदस्त योगदान रहा है। इसके अलावा एक और समाज सुधारक हुए गोपाल देशमुख, जिनका कि उपनाम था लोकहितवादी। और दोस्तों, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, जैसे कि
ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोक हितवादी नाम के पत्र पत्रिका का प्रकाशन किया गया और इसके माध्यम से इन्होंने जो हिंदू समाज में जो कट्टरता थी उस पर व्यापक रूप से इन्होंने चोट पहुंचाया। और इसके अलावा उन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में समानता का समर्थन किया। ये खुद अंग्रेज सरकार में एक जज के पद पर थे, लेकिन लोक हितवादी के नाम से ये हमेशा लिखते रहे थे। तो इनका भी जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र के सामाजिक जो व्यवस्था थी उसको जागरूक करने में। इसके बाद समाज सुधारक हुए हैं, वो हैं गोपाल गणेश आगरकर। दोस्तों, ये तिलक के साथी थे गोपाल गणेश आगरकर, और इनके द्वारा जो तिलक का जो केसरी पत्र था उसका संपादन जो है गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा ही किया जाता रहा था। तो इसके अलावा उन्होंने फर्गुसन कॉलेज, न्यू इंग्लिश कॉलेज स्कूल और डेकान एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में भी बहुत जबरदस्त उनकी भूमिका रही है। और इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आप जानते ही हैं कि शुरुआती दौर में मॉडरेट के सबसे बड़े नेता थे और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। तो 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो मुख्य मकसद था वो था कि अधिक से अधिक लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक जो रास्ता है, संवैधानिक माध्यम से जो आंदोलन करने का रास्ता है उसमें प्रशिक्षित करना। और इसके अलावा अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें उनके वॉलंटियर के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को मदद करना। यह बेसिक काम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का। गोपाल कृष्ण गोखले के मृत्यु के बाद में श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। अभी भी हिंदुस्तान में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के विभिन्न शाखा काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद में सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी, ये वही जोशी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया था। सोशल सर्विस लीग के द्वारा इन्होंने खास करके जो स्लम डवेलर, जो शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के और जो गरीब गुरबे लोग थे उनके मदद के लिए ये संगठन महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी तत्पर रहा था। तो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट जो संस्थाएं थी वो कहाँ काम कर रही थी? महाराष्ट्र में। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे रामकृष्ण मिशन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों का हमारे सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्थान में बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो रामकृष्ण मिशन, दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण परमहंस ने यह कहा था कि साल्वेशन मतलब मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो त्याग से हो सकता है, रिनाउंसिएशन के माध्यम से हो सकता है, ध्यान से हो सकता है, भक्ति के माध्यम से हो सकता है। ये तीनों माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कोई नई बात तो थी नहीं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो विभिन्न जो धर्म हैं वो सब एक ही बात सिखाते हैं, लव एंड अफेक्शन, प्यार और मोहब्बत। और विभिन्न धर्मों के रास्ते भले ही अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य एक ही है, और वो क्या है? साल्वेशन, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। मतलब सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। सर्विस, सबसे बड़ा जो रामकृष्ण परमहंस का जो थ्योरी है वो है
सर्विस टू गॉड मतलब अगर आप मानवता की सेवा करते हैं तो आप ईश्वर की सेवा करते हैं और आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके ये जो उनका जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के तहत में हम क्या देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के जो मिशन हैं, जो मठ है, इनके द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से आपदा काल में लोगों की मदद की गई है। विभिन्न जगह उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले और इस तरह से जो रामकृष्ण मिशन का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो बहुत जबरदस्त योगदान है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में और आपदा प्रबंधन में। और जहां भी देश में आपदा आया, तकलीफें हुई, चाहे वो प्राकृतिक हो या बनावटी हो, वहां पर रामकृष्ण मिशन के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अभी भी हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह उनकी शाखाएं खुली हुई हैं। सबसे बड़ा जो रामकृष्ण मिशन को जो ऊंचाई जो प्रदान किया, वो किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। उनका ऑरा इतना बड़ा था कि उन्होंने शिकागो तक में हिंदुस्तान का और हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का झंडा बुलंद कर दिया। और उनका कहना था, जो उन्होंने 1893 में जो शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, उसमें जो उन्होंने जो अपना जो भाषण प्रेषित किया था, तो भाषण का लबोलुआब क्या था? जो पश्चिम के जो मेटेरियलिज्म है और पूरब के जो स्पिरिचुअलिज्म हैं, स्पिरिचुअलिज्म मतलब आध्यात्मवाद, दोनों के मिलन से इस मानवता का कल्याण जबरदस्त तरीके से हो सकेगा। तो पश्चिम के जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो प्रगति हुई है, जो मेटेरियलिज्म में, जो आर्थिक जगत में, जो क्षेत्र में जो उनकी जो तरक्की हुई है, और पूरब में खास करके हिंदुस्तान के जो अध्यात्मवाद है, दोनों के मिलन से मानवता का अधिक से अधिक कल्याण किया जा सकेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नॉलेज विदाउट फ्रूटफुल एक्शन इज जीरो। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणों पर उन्होंने जबरदस्त रूप से प्रहार किया, और खास करके जब ब्राह्मणों के जो मानसिकता था कि सबसे अलग थलग रहो, सेग्रीगेटेड रहो, लोगों से मिलो जुलो मत, अपने ज्ञान विज्ञान को लोगों तक मत बांटो, जो उस समय में जो चल रहा था, इस पर उन्होंने करारा प्रहार किया। और उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्ञानी है, अगर विद्वान है, और वो उस ज्ञान को दूसरे लोगों में उसको डिसेमिनेट नहीं कर पाता है, प्रसार प्रचार नहीं करता है, तो उसका ज्ञान अधूरा है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। तीसरा, उन्होंने हिंदू धर्म पर भी बहुत जबरदस्त कुठाराघात पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर कि महिलाओं को देवी के स्थान पर पहुंचा दिया गया है। मनुष्य का स्थान जो है, खास करके महिलाओं को, जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता विचरण करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्या देखते हैं कि महिलाओं को जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। शूद्रों को, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। एक तरफ तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हिंदू धर्म क्या करता है? वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, माने हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, हर व्यक्ति का कल्याण हो, अब मां कश्चित दुख भाग भोगे, माने किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो। और वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है कि पूरा संसार जो है वो क्या है? एक परिवार है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं? प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में ही महिलाओं को अपमानित किया जाता है, शूद्रों के साथ में अपमानित किया जाता है।
तरह तरह के बंदिश लगाए गए। तो ये जो बंदिश हैं, ये जो बेड़ियां हैं, उसको हटाना होगा और समाज में हिंदू समाज को एक समता मूलक समाज बनाना होगा, जिसमें कि हर व्यक्ति को सिर ऊंचा उठा करके चलने का सामर्थ्य हो। वो ऐसे समाज की रचना करना होगा। तो यह था स्वामी विवेकानंद का फिलॉसफी, और ये बहुत ही व्यापक फिलॉसफी था और इसका जबरदस्त प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि एक उच्च कोटि के वक्ता थे। उन्होंने तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक और फिर अल्मोड़ा तक सारे जगह उन्होंने अपने व्याख्यान से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सारे जगहों पर उन्होंने हिंदू धर्म के जो मूल तत्व थे उससे वहाँ के लोगों को वाकिफ कराया। तो उनका जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट जो और संगठन है उसका नाम है आर्य समाज। और यह आर्य समाज के संस्थापक थे, उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी पैदाइश तो गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी, लेकिन शुरुआती समय में इनका कार्यक्षेत्र बम्बई में रहा और बाद में फिर लाहौर रहा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया उन्होंने। इसका बेसिक काम क्या था, फिलॉसफी क्या था बेसिक? बैक टू वेदास। जैसे मैंने कल बताया था कि उनका फिलॉसफी ये था, जो हमारे जो चार जो इंपॉर्टेंट जो वेद हैं वो क्या है, इनफैलिबल हैं, मतलब उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं ढूंढा जा सकता है, वो शाश्वत हैं, वो सत्य हैं। तो बैक टू वेदास का मतलब यह है कि हमारा जो समाज जो कुरीतियों से भर गया है, इसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां जो पैदा हो गई है, वो समाज को हम वैदिक पीरियड के समाज की तरह बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो वैदिक पीरियड में ले जाने चाहते थे हमारे समाज को, उसको संभव नहीं है कि आज के समाज को हम वैदिक पीरियड में ले जाएं, लेकिन उस समय में जो वैदिक समय में जो व्यवस्था थी, तो दयानंद सरस्वती का कहना क्या था कि बैक टू वेदास, कि जो वैदिक समय में वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी था, जो समाज था हमारे देश में, वो हमको चाहिए। और आपको मालूम है कि वैदिक सोसाइटी क्या था, जहां पर कि महिला जो है पुरुषों से कंधे मिला के चल रही थी, सबको मालूम है। वैदिक समय में क्या था, सभा और समिति, राजनीतिक स्तर पर सभा और समिति दो इंपॉर्टेंट संगठन थे, जहां पर सभा जो था वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स था, और समिति क्या था, आज की तारीख में आप लोकसभा के बराबर कह सकते हैं, और हाउस ऑफ एल्डर्स को आप कह सकते हैं राज्यसभा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि उन्होंने बैक टू वेदास का नारा लगाया, और जो पुराण वगैरह जो 18 पुराण है उनको उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, इसमें बाद के वर्षों की जो व्याख्या है ये सब किया गया, जैसे मनुस्मृति वगैरह सब जो है उसको उन्होंने कभी भी जो है मान्यता नहीं दिया, क्योंकि उसमें एक भेद मूलक समाज की स्थापना किया गया था, जहां पर कि ब्राह्मणों को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे और शूद्रों को पशुओं से भी निम्नवत रखा गया था, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि बी आर अम्बेडकर ने 1927 के लगभग में उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था, जो बाद में हमारे भारत के संविधान के निर्माता घोषित हुए। तो दयानंद सरस्वती का यह कथन था कि ये जो बाद के वर्षों के जो पुराण हैं वो सब बेकार हैं, हम उसको नहीं मानते, हम तो ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जो वैदिक पीरियड में था। इसके साथ ही उन्होंने शुद्धि अभियान भी चलाया। दोस्तों, यह शुद्धि अभियान क्या था कि जो लोग जो हिंदू मुसलमान बन गए हैं या क्रिश्चियन हो गए हैं, वो शुद्धि करके पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हैं। यह था इस शुद्धि अभियान का उद्देश्य, और इसके कारण से इसका एक निगेटिव पक्ष भी हुआ कि बहुत सारे जो मुसलमान या क्रिश्चियन वो क्या हो गए, हिंदुओं से सतर्क हो गए, मतलब कम्युनलाइज हो गया, माने
जो एक कंपोजिट कल्चर जो 18वीं शताब्दी में था, जो हमारा जो समाज में भले ही बहुत सारी कमियां थी, लेकिन एक जो प्लस पॉइंट था वो क्या था? कंपोजिट समाज, कंपोजिट कल्चर। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि हिंदू जो है वो एक क्षेत्र के हैं, मान लीजिए वो ग्वालियर क्षेत्र के रहने वाले हैं और मुसलमान जो है वो भी ग्वालियर क्षेत्र के हैं, तो दोनों में समानता क्या है? ज्यादा है। बनस्पत की जो मुसलमान बंगाल के हैं, ठीक है, तो जो मुसलमान बंगाल के हैं और जो मुसलमान ग्वालियर के हैं, दोनों में भले वो मुसलमान हैं लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन जो हिंदू ग्वालियर के हैं और जो मुसलमान ग्वालियर के हैं, तो भले ही धर्म उनका अलग अलग है, लेकिन उनके जो रीति रिवाज हैं, जो उनके जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, कल्चर हैं, सब एक जैसा है। क्योंकि एक दूसरे के शादी में वो शरीक होते थे, एक दूसरे के त्योहार में वो शरीक होते थे। जब मुहर्रम होता था तो हिंदू शरीक होते थे, जब दिवाली होती थी तो मुसलमान शरीक होते थे। तो ये जो कंपोजिट कल्चर जो डेवलप हो गया था 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में, वो क्या हो गया? टूट गया। वो क्यों हुआ? शुद्धि अभियान के कारण। क्योंकि जो मुसलमान थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो क्या हो गए? सतर्क हो गए। तो ये किसका माइनस पॉइंट था। लेकिन आर्य समाज ने हिंदुस्तानियों में गौरव प्रदान किया और जो हमारा जो प्राचीन भारत था, जो उसके इतिहास थे, उसको उन्होंने जोर शोर से लोगों के सामने में रखा और बताया कि किस तरह से मौर्यों के समय में और गुप्त वंश के समय में हम विश्व गुरु थे। तो ये जो रीडिस्कवरी ऑफ पास्ट, हालांकि इसमें पश्चिमी देशों के जो बहुत सारे जो विद्वान, जैसे मैक्स मुलर, जैसे विलियम्स, ये बहुत सारे विद्वान का कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि भंडारकर, उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास का जबरदस्त अध्ययन किया और बताया कि किस तरह से हमारा जो भारत देश था वो विश्व का नंबर 1 का देश था, स्वर्णिम काल था, और अभी क्या हो गया। तो जो प्राचीन भारत का जो रीडिस्कवरी हुआ, उसमें आर्य समाज की बहुत जबरदस्त भूमिका थी। बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने लगाया इसमें। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी हुआ, और माइनस पॉइंट क्या हुआ? जो मेडिवल पीरियड में, खासकर मध्यकालीन भारत में जो अचीवमेंट था मुसलमान, उसको छोड़ दिया गया। तो कॉम्युनल लाइन पर इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई और इसको आग में घी डालने का काम ब्रिटिश हिस्टोरियन ने किया। और इसका सबसे बड़ा जो झंडा बरदार था वो कौन था? V.A. स्मिथ। आर्य समाज का एक और कंट्रीब्यूशन था वो शिक्षा के क्षेत्र में। आप अभी भी देखते होंगे डीएवी स्कूल, कॉलेज, सब जगह आपको मिलेंगे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज या स्कूल, जिसको डीएवी कॉलेज कहते हैं, ठीक है, यह आपको पूरे भारत में आपको मिलेगा, खास करके उत्तर भारत में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका जबरदस्त योगदान रहा है। एक और इंपॉर्टेंट समाज सुधारक हुए श्री नारायण गुरु। ये इजवा कम्युनिटी से आते थे और इनके संस्था का नाम था श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, SNDP इसको शॉर्ट में कहते हैं। दोस्तों, श्री नारायण गुरु जो है वो खुद इजवा कम्युनिटी से आते थे, जिसको कि वहां पर अनटचेबल्स का या अस्पृश्य जाति का दर्जा प्राप्त था, और ये लोग तारी उतारते थे तार के पेड़ से और उसको बेचते थे। श्री नारायण गुरु का केरल में जबरदस्त रूप से इन्होंने उस कम्युनिटी, जो पूरे केरल का 26% जो पॉपुलेशन है आज की तारीख में भी है, उनके सामाजिक, आर्थिक और
बढ़ोतरी के लिए, सुधार के लिए उनके द्वारा एसएनडीपी के माध्यम से जबरदस्त कार्यक्रम चलाए गए। इसके बाद में दोस्तों रामास्वामी नायकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये कार्यक्रम उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, माने स्वाभिमान आंदोलन इसको बोलेंगे हिंदी में, ये किसके खिलाफ था? ब्राह्मणों के खिलाफ था। लेकिन दोस्तों रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ब्राह्मणों के खिलाफ चलाया था। वो क्यों चलाया था? जो 3% ब्राह्मण थे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सारे इंपॉर्टेंट पदों पर वही बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि ये ब्राह्मण जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी शिक्षा को सबसे पहले उन्होंने ग्रहण किया, तो ऊंचे ऊंचे पदों पर सारे ब्राह्मण जो है ना कब्जा कर लिया था। नंबर 1। नंबर 2, टेम्पुल जो था और ब्राह्मण, इन लोगों ने मिलकर के पूरे तमिलनाडु या चोला के जो भूभाग था उस समय में, उसका 3/5 भाग लैंड जो है किसके पास था? या तो ब्राह्मण के पास था या टेम्पुल के पास में था। एंड दैट टेम्पुल हैड बिकम सिनोजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सिनोजर मतलब टेम्पुल्स वेयर द सिनोजर्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज, माने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके कारण से उसके अपकीप के लिए, उसके रोजमर्रा के खर्चे के लिए क्या किया था? 3/5 भाग जो है चोला राजाओं ने, बाद में पांड्याज ने, इन लोगों ने ब्राह्मणों को और टेम्पुल को, उन्हें मंदिरों को दे दिया था लैंड ग्रांट के रूप में। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में और गवर्नमेंट जॉब में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, पढ़ाई लिखाई के मामले में ये ब्राह्मण लोग जो है, जो मात्र 3% थे तमिलनाडु के, जो आज भी हैं, वो पूरे जगह उन्होंने कब्जा कर रखा था। और आम जनता जो थी वो रोड छाप थी, उनका कहीं धनी धोरी नहीं था। तो इसीलिए रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन चलाया, और जिसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार को विवश किया। जो बहुत सारे पद जो हैं उसमें जो शेड्यूल कास्ट है, जो निचले तबके के लोगों, उनको आरक्षण दिया जाए। इसी तरह से कोल्हापुर के राजा ने भी कमजोर वर्ग के लोगों को, खासकर शेड्यूल कास्ट लोगों को आरक्षण देने का काम किया है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या देखते हैं कि समाज सुधार आंदोलन बहुत जबरदस्त ढंग से हिंदुस्तान में चला, और इसका परिणाम क्या हुआ? देश में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। कि ये जो सामाजिक और धार्मिक सुधार जो हुआ, उसके परिणाम क्या हुए? व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? दोस्तों ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुए? इसके जो सकारात्मक जो पहलू हैं वो क्या हुए? पहला, इवोल्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्शसनेस। दोस्तों एक राष्ट्रीय चेतना, कॉन्शसनेस का हिंदी होगा चेतना, राष्ट्रीय चेतना का उद्भव हुआ। 712 ईस्वी में जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब कब्जा किया था, 19 साल का लड़का था वो, और इजराइल के गवर्नर हजाज का दामाद था, और दहिर था हिंदू शासक सिंध का। लेकिन एक भी हिंदू राजा वहां मदद के लिए नहीं गया था, जबकि राजपूताना एकदम बगल में है, और राजपूताना में बहुत बड़े शासक सब थे वहां पर उस समय में। काबुल तक हिंदूशाही शासक था हमारा, उस समय की बात कर रहा हूं। काबुल में हिंदूशाही शासक था, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंध को वो अपना नहीं मानते थे। अब ये जो राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हुआ, ये सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए 100-150 वर्षों में, उसका परिणाम क्या हुआ? कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, एक इमोशनल बॉन्डिंग, भावनात्मक एकता उत्पन्न हुआ। बंगाली भले ही बंगाल का हो, मद्रासी भले ही तमिलनाडु का हो, लेकिन वो सबसे पहले भारतीय है।
और उन्होंने अंग्रेज शासक के खिलाफ एक सूत्र में बंद करके लोहा लिया, उनसे लड़ाई लड़ा गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये इसका परिणाम था नंबर 1 पॉजिटिव। दूसरा, हमारे देश में जो कट्टरवादिता बहुत ज्यादा फैला हुआ था, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुसलमान धर्म में हो, चाहे पारसी में, चाहे सिख में हो, इस सुधार कार्यक्रम के रिजल्ट क्या है? धर्म क्या हो गया? रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड, पीछे हो गया। उसमें कट्टरवादिता तो पीछे हो गया। सार्वजनिक जीवन में जो सेकुलरवाद है, पंथ निरपेक्षवाद, वो सामने आ गया। तो इसका मतलब ग्रोथ ऑफ सेकुलरिज्म इन पब्लिक लाइफ। तीसरा, अभी तक जो मिडिल क्लास या हिंदुस्तानी जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे अंग्रेज शासनकाल में, अब जब रीडिस्कवरी ऑफ पास्ट हुआ, जब हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा, जब मौर्य काल के बारे में, अशोक के स्तंभ के बारे में, उसके विचारों के बारे में, गुप्त पीरियड के समय में इंडो रोमन ट्रेड और उसके सिक्कों, गोल्ड सिक्के के बारे में जब हमें जानकारी मिली, तो हमारा सीना चौड़ा हो गया। और जो अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का जब हमने डिस्कवर किया, तो हमें पता लगा कि हिंदुस्तान में तो बहुत जबरदस्त प्रशासनिक व्यवस्था थी 2000 वर्ष पहले। तो अंग्रेज जो कह रहे थे कि व्हाइट मैन्स बर्डन है हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी असभ्य हैं, इनको शिक्षित करना, उनको सभ्य करने का काम हमारा है, जो ईश्वर ने हमें ये कार्य सौंपा है। तो अब क्या हुआ? हिंदुस्तानी जो है अंग्रेजों से आंख मिलाकर के बात करने लगे। अब बोले आप बकवास बात कर रहे हैं, हम आपसे ज्यादा सभ्य हैं। और बाद में क्या हुआ? इंडस वैली का भी, सिविलाइजेशन का भी डिस्कवरी हुआ 1920 के लगभग में। तो आप देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास तो 5000 वर्ष का इतिहास है, आपके पास क्या है? और फिर दादा भाई नौरोजी ने तो उनके पूरे जो आर्थिक जो मोरल फाउंडेशन था, उसको ही उन्होंने तार तार कर दिया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आप हिंदुस्तान का पैसा लूट रहे हो पिछले 100 वर्षों से, और किस तरह से आप ले जा रहे हो, अब माला माल हो रहे हो, और यहां की हिंदुस्तान की जनता भूखे मर रही है। उन्होंने एक एक तर्क प्रस्तुत कर दिया था। ये सब क्या हुआ? ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और इसीलिए हिंदुस्तान की आजादी संभव हो पाई। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किससे हुई? सामाजिक और धार्मिक मूवमेंट के कारण, आंदोलन के कारण। और इसके जो समाज उद्धारक थे, महान मनीषी, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या बहुत सारे, जैसे मैंने अभी नारायण गुरु के बारे में बताया, या रामास्वामी नायकर के बारे में, या आरजी भंडारकर, या जीजी आगरकर, ये सब जो है वर्ल्ड के किसी भी विद्वान से, उनसे ज्यादा ही या उससे कम विद्वान नहीं थे। तो ये जो बैटरी ऑफ स्कॉलर्स जो इस सामाजिक और धार्मिक सुधार के कार्यक्रम के दौरान जो पैदा हुए हिंदुस्तान में, उसने हिंदुस्तान को सिर ऊंचा उठाकर चलने का क्षमता प्रदान किया। और इसी राष्ट्रवाद के कारण जो है वो हमारा देश एकजुट हुआ, अंग्रेजों को यह देश छोड़ने के लिए विवश किया। दोस्तों, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। माइनस पॉइंट पहला कि इसने विभिन्न कम्युनिटी के बीच में एक रेखा डाल दिया। जैसे हिंदू कम्युनिटी तो केवल प्राचीन भारत का ही जो है उसको महिमा मंडित करता था, लेकिन जो मेडिवल पीरियड में जो ताजमहल बना, या बहुत सारे जो अचीवमेंट हुए मुगलों के द्वारा या सल्तनत पीरियड में, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया, तो मुसलमानों ने उसको पकड़ लिया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, हिस्ट्री राइटिंग में, जिसको हिस्ट्रियोग्राफी कहते हैं, उसमें भी क्या हुआ, कम्युनलाइजेशन हो गया, संप्रदाय के रूप में बट गया। जो हमने 18वीं शताब्दी की बात कही थी कि कंपोजिट कल्चर का विकास हो गया था हिंदुस्तान में, कि अगर मुसलमान ग्वालियर का है और हिंदू का है तो दोनों के कल्चर एक जैसे ही हैं, भले उनके धर्म अलग हैं।
और ग्वालियर के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान में जमीन आसमान का अंतर है, भले उनका रिलीजन एक जैसा है। अब क्या हुआ, 1947 आते आते, हालांकि अंग्रेजों ने इसमें बहुत आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि उनका वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था जिसमें उनको पाकिस्तान बनाना था, जो उस समय में वो समझ रहे थे। हालांकि उसको भोग नहीं पाए, क्योंकि उनकी सत्ता जो है वो कब्जा कर लिया अमेरिका वालों ने, उनकी लीडरशिप को छीन लिया अमेरिकन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बनाया। लेकिन दोस्तों, इसका माइनस पॉइंट क्या हुआ कि संप्रदायवाद को बढ़ावा मिला, और खास करके जो दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज का जो शुद्धिकरण जो कार्यक्रम मैंने आपको अभी बताया था, उसके तहत में जो मुसलमान या पारसी या क्रिश्चियंस या सिख, ये सब जो है उनके कान खड़े हो गए, और वो अपने कम्युनिटी को, अपने रिलीजियस कम्युनिटी को एक सूत्र में बांधने का और हिंदुओं से अलग थलग करने का कोशिश करने लगे। तो एक बिलगाववाद की उत्पत्ति हुई। तो ये इस मूवमेंट का माइनस पॉइंट था, जो बाद में हिंदुस्तान के बंटवारा के लिए भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि 1938 में वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दिया, और उसी को लपक लिया जिन्ना ने, और 1940 में उसने टू नेशन थ्योरी दे दिया और पाकिस्तान डिक्लेरेशन कर दिया 23 मार्च 1940 को, और अलग पाकिस्तान देश की मांग किया, जिसमें कि पंजाब, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, सिंध और कश्मीर का सूबा एक देश बनेगा। तो ये कुछ माइनस पॉइंट्स इस आंदोलन के भी रहे हैं। हालांकि हर आंदोलन का कुछ पॉजिटिव साइड होता है, कुछ निगेटिव साइड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंदोलन बुरा था। आंदोलन के दौरान में कुछ कमियां हो भी जाती हैं, तो इसको हम ओझल कर सकते हैं। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि इस सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के द्वारा देश में एक नए चेतना, एक नेशनल कॉन्शसनेस का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन हुआ, और वो बाद में आज़ादी का एक कारण बना, और एक आज़ाद देश के रूप में परिवर्तित हुआ। नहीं तो ये हिंदुस्तान क्या था, टुकड़े टुकड़े में विभाजित देश था, बाल्कनाइज कंट्री था, जहां पर कि हैदराबाद के लोग सिंध के लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे। लेकिन 200 वर्षों के अंग्रेजों के शासनकाल में एंटी ब्रिटिश फीलिंग होने के कारण से और सामाजिक और धार्मिक सुधार होने के कारण से देश एकजुट हुआ, और भारतीयता की भावना सबसे पहले भावना एक इमोशनल बॉन्डिंग के रूप में इवॉल्व हुआ। थैंक यू वेरी मच।